दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है आपका, मुद्रा वाला चैप्टर भी खत्म होने जा रहा है। लास्ट पार्ट है और जहां तक है अब तक आपको आराम से वीडियो समझ में आ गई होगी। क्लियर है? मैं जानता हूँ काफ़ी, जब भी मेरी स्टार्टिंग की वीडियो थी उसमें थोड़ा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं थोड़ा कॉपीज में क्या है पढ़ाता हूँ। ठीक है, बोर्ड में मैं थोड़ा कम ही आता हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो अब थोड़ा हैंड राइटिंग पहले से बेटर है और आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें जहाँ तक है। ठीक है ना? तो आप देखो, हमें जो आज पढ़ना हुआ है मुद्रा की पूर्ति के माप, यानी हमने जो सप्लाई फनी पढ़ा था ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होना, जनता के पास पैसा होना, समय के एक निश्चित बिंदु पर जनता के पास जो भी पैसा पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं, नहीं मुद्रा की पूर्ति। तो आज हमें पढ़ना मुद्रा की पूर्ति के माप। अब पंगा यहाँ पे ये है कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं, है ना, उनको सिर्फ यही पढ़ना है, सिर्फ M1। बट उतार लो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, सब उतारो, चाहे BA BCom वाले देख रहे हो चाहे कोई भी देख रहा हो, उतारो पूरे। ठीक है, 12th वाले के लिए रेलेवेंट सिर्फ इतना ही है, ये वाला पोर्शन पढ़ना चाहिए 12th वाले को, बस। ये सारा कट गया है 12th में, यहाँ से लेके ये कट गया है। क्लियर है? जबकि जो BA BCom वाले बच्चे उनको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में एक M भी पढ़ना है, यानी M1 से पहले एक M होता था। ठीक है, जिसमें मनी को मापा जाता था। ठीक है, M बोलते थे, और M जो है वो क्या है, शुद्ध नहीं था, इसलिए फिर M1 लेके आए, फिर M2 M3 M4 इस तरह से लेके आए, तो वहाँ पे एक M एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता, बाकी ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले M1, यानी हमारी जो मुद्रा पूर्ति के माप है वो M1 M2 M3 M4 है। ठीक है, क्लास 12th वाले प्लीज इसे उतार लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके अगर टीचर पुराने जमाने टाइप के हुए ना तो गारंटीड पूछ सकता हो, बट बोर्ड वाला नहीं पूछेगा, टेंशन मतलब कि बोर्ड में है ही नहीं, बोर्ड में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये वाला पोर्शन। डन? तो M1 की अगर हम बात करें तो M1 में हमारे पास क्या है, इसने बोला M1 के अंदर जो आएगा वो है जनता के पास करेंसी, यानी M1 के अंदर हमने जनता के पास करेंसी लिया हुआ है, साथ में मांग जमाई लिया है और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाई लिए। क्लियर? तो M1 M2 M3 M4 पढ़ना है हमें, 4 मुद्रा पूर्ति के माप है, जिसमें से पहले वाले के अंदर जो है वो 3 चीजों को शामिल किया गया है। एक तो जनता के पास करेंसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी विद द पब्लिक। तो आप इंग्लिश में भी नाम याद रख सकते हो, अच्छी बात है, अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखते हो तो वो भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो जनता के पास करेंसी आ जाएगा। डन? दूसरा मांग जमाई, जिसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा आपका है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाई, जिसको हम कहते हैं अदर डिपॉजिट बोल देते हैं। किसके पास? ठीक है, RBI के पास। किसके पास? RBI के पास। डन? तो हम शॉर्टकट मैंने अन्य जमाई को अदर डिपॉजिट लिख दिया, आप भी लिख सकते हो। डन? उसके बाद आता है M2। जब ये बोला गया कि यार ये पूरा नहीं है, पूरा नहीं मतलब ये जो मुद्रा पूर्ति का माप था ना, इसको सफिशिएंट नहीं माना गया, इन्होंने कहा यार इसमें ना दिक्कत है, इसमें कुछ चीज कमियां है, तो फिर M2 को लाया गया। M2 ने बोला देखो M1 जो है वो तो आएगा ही आएगा, यानी जनता के पास करेंसी, मांग जमाई और अन्य जमाई तो आनी आनी है, बट साथ में जो छोड़ दिया वो भी ले लेंगे, वो है हमारा डाक खानों की बचत जमाई, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस की क्या सेविंग जो डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट किसकी? पोस्ट ऑफिस की। तो हम उसको भी ले सकते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना? तो वो लेना था। बाद में पता चला ये भी क्या है, पूरा नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, M3 लेके आए। M3 के नाम पे इसको मापा गया। क्लियर? M3 में इन्होंने बोला M1 तो आएगा आएगा, यानी ये तो सही था। इन्होंने M2 को देखो यहाँ से गायब कर दिया। M2 लिया क्या? नहीं लिया, सिर्फ M1 लिया इन्होंने। और साथ में कहा व्यापारिक बैंक, यानी जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कौन से कॉमर्शियल बैंक होते हैं, यानी जो आपका ये सारे बैंक जो आसपास आपके होते हैं वो, उनके सावधि जमाएं ले ली। सावधि जमाएं मतलब फिक्स डिपॉजिट ले लिए। बात समझ आ रही है? यानी जब पहला सबसे पहले मुद्रा पूर्ति का माप आया था BA BCom वालों के हिसाब से बोलूँ तो M आया था, यानी सिर्फ M बोला गया था, उसमें बहुत गलतियां थी, तो फिर वो M1 लेके आए। M1 जो 12th में पढ़ते हैं, यानी जनता के पास करेंसी, मांग जमाए और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाए। फिर इनको लगा कि यार कुछ अधूरा, कुछ चीजें ऐसी है जो छूट गई है, कुछ पैसा ऐसा है जो छूट गया है। तो हमने कहा और पैसा कहाँ होता है, हमने कहा डाक खाने, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी लोग आजकल बचत खाता खोल देते हैं, है ना, तो ये छूट गया था, तो उसने कवर कर लिया। जैसा हमें लगा कि ये पूरा है, बाद में पता चला ये भी अधूरा है, तो उन्होंने क्या करा, फिर एक और लिया M3। और M3 में बोला M1 तो आएगा ही आएगा, यानी ये साथ में व्यापारिक बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक थे, उनकी फिक्स डिपॉजिट जो छूट गई थी, बोले कि FD भी तो करवाते हैं ना, तो FD आ गई। अब पता चला ये भी अधूरा है, फिर ये M4 लेकर यार। M4 ने बोला देखो मुझे M1 नहीं चाहिए, मुझे M3 चाहिए पहले, तो M3 कवर किया। अब M3 लेने के फायदे देखो क्या क्या हुए। एक तो M3 के अंदर देखो M3 लेना है, तो M3 तो ये पूरा है, यानी M3 में M1 तो आएगा आएगा, इसका मतलब M4 के अंदर M1 भी आ गया, M3 का ये वाला पोर्शन भी आ गया है, व्यापारिक बैंक वाला है ना, ये व्यापारिक बैंक भी आ गया। ठीक है, ये व्यापारिक वाला। और साथ साथ में एक चीज ना और ले ली, वो है डाक खानों, जो छूट गया था, उसकी बचत जमाएं तो लेनी थी, साथ में और कोई जमा भी अगर वहां पे अगर तुम कोई फिक्स्ड FD कुछ करवा देते हो, ठीक है, तो वो भी जमा लेनी, कुल जमा ले ली इसने, तो इसका मतलब ये भी कवर हो गया। और इसके अलावा अगर कोई छूट गया ना कोई चीज, तो वो भी कवर कर लिया।
तो M4 को कवर कर लिया, जिसमें इसने बोला NSC को छोड़ के, NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लिख लीजिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये आप लिख लीजिए। NSC मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में कहता है राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, राष्ट्रीय बचत, ठीक है, सर्टिफिकेट पत्र बोलते हैं, प्रपत्र बोलते हैं आई थिंक, ठीक है ना, ये देख लेना, इन दोनों में से कोई एक वर्ड होगा, ठीक है ना, या तो पत्र, वैसे प्रपत्र होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, प्रपत्र होता है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। बट आप ये राष्ट्रीय बचत पत्र याद रख लो, अभी बाद में नेट पे चेक कर लेना कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की शुद्ध हिंदी क्या है, नेट पे डालोगे ना तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन हिंदी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये 4 हो गए हमारे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि कुछ चीज़ छूट ना जाए। सबसे पहले M1 आया, जनता के पास करेंसी मांग जमाए और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाए। फिर उसके बाद M2 आया, जिसने M1 को तो कवर किया, साथ में डाक खानों की सिर्फ बचत जमाए ली। उसके बाद M3 आया, उसने M1 भी लिया और व्यापारिक बैंकों की क्या ली, सावधि जमाई, यानी सिर्फ फिक्स डिपॉजिट को लिया। फिर M4 लाया गया, M4 ने M3 यानी M1 को भी लिया, M3 के अंदर M1 था ना, तो M3 तो पूरा ले लिया, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये भी आ गया, और कुल का मतलब अगर कोई और भी अगर डिपॉजिट है किसमें, डाक खानों में, तो वो भी कवर कर लिए, किसको छोड़ के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़ के। क्लियर। आगे देखो, जो M4 है ना, मुद्रा पूर्ति का माप, उसको व्यापक माना जाता है, बहुत व्यापक है। व्यापक इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसका स्कोप ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर M1 भी आ रहा है, M2 भी आ रहा है, M3 भी आ रहा है ना, सारे आ रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा है। व्यापक मतलब बड़ा, विस्तार है, विस्तृत रूप है। जबकि M1 में क्या था, वो कम व्यापक था, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 चीजें थी। क्लियर। बट अगर मैं तरलता के रूप में बोलूँ, यानी लिक्विडेट की बात करूँ, यानी हम बोले कि कौन सा ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा अच्छा है, लिक्विडेट नहीं, लिक्विड की फॉर्म में कौन सा ज्यादा है, तो अगर हम देखें तो M4 जो है वो लिक्विडेट नहीं है, यानी लिक्विड नहीं है, जबकि जो M1 है वो क्या है, ज्यादा लिक्विड है, यानी लिक्विड मतलब तरल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं विस्तार रूप यानी बड़ा रूप बोलूँ तो M4 है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आ रही है, तो M4 व्यापक है, M1 कम व्यापक है, ये बात समझ में आ गई। बट लिक्विड मतलब तरल होता है कि जिसको तुम इजीली खर्च कर सकते हो। तो एक बार बताओ यार, क्या तुम ये फिक्स डिपॉजिट को इजीली तोड़ दोगे, 2 मिनट खर्च कर लोगे? क्या तुम ये क्या नाम है, कुल जमाए नहीं, जो आपका है, कुछ फिक्स पीरियड के लिए जो जमा कर देते हो, ठीक है, इस टाइप की चीजें इसके अंदर होगी, कुल के अंदर भी, तो क्या आप इसको भी कर दोगे? नहीं तोड़ सकते ना, है ना। तो आप कौन सा कर सकते हो, जैसे जनता के पास करेंसी है तो उसको जनता जब मर्जी तब जैसे मर्जी वैसे खर्च कर सकती है। तो तरल कौन सा, तरल मतलब जिसको आसानी से यूज किया जा सकता, तो पहले वाला, तो ये ज्यादा तरल होता है, ये कम तरल होता है, बट ये ज्यादा व्यापक होता है, ये कम व्यापक होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आगे देखिए डेफिनेशन फटाफट से। पहली डेफिनेशन आपके पास है आदेश मुद्रा। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आदेश मुद्रा क्या होती है, तो वो नाम से पता चल रहा है आदेश, यानी कोई इसको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो उसने बोला आदेश मुद्रा से अभिप्राय सरकार के आदेश पर चलने वाली मुद्रा से, यानी जो सरकार के आदेश पर चले उसे आदेश मुद्रा कहते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरा न्यास मुद्रा, आदर नौ यास, न्यास मुद्रा क्या होती है, तो उसने बोला ये वो मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता, जिसको मिलने वाला है, और अदाकर्ता जो दे रहा है, तो इन दोनों के परस्पर विश्वास पर चलने वाली, यानी जो विश्वास पे चलने वाली जो मुद्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यास मुद्रा कहते हैं। जैसे एक आपको ना, चलो ऐसे एग्जांपल देता हूं, मान के चलो ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा, एक ना कागज लिया और बोला कि यार देखो ना, इसको 100 रुपये मानेंगे। ये कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं इसको 100 रुपये मानने को तैयार हूँ, ये कह रहा है मैं भी ठीक है इसको 100 रुपये मानने को तैयार हूँ। अब इन दोनों को, ये दोनों इसको इससे डील कर रहे हैं, इस वाले पेपर मनी से डील कर रहे हैं, तो ये दोनों के विश्वास पे चल रही है ना मुद्रा, तो ये भी कौन सी हो गई हमारी, न्यास मुद्रा। बकवास एग्जांपल था बट आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। यानी अगर हम पागलपंती में देखें कि जैसे कि एक बंदा ये है, एक बंदा मानो यहाँ पे दूसरा है, और वो आपस में कोई भी किसी भी चीज को कह रहा है, ये मान के चलेंगे चलो ये 2 लाख रुपए हैं, तो अब इनके विश्वास पे चल रही है ना, तो हमने क्या बोला, हमने न्यास मुद्रा बोला, ठीक है ना। बट ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने पर्पज से, वैसे कुछ लिखना नहीं है ये चीजें, ठीक है ना। आपको लिखना क्या, आदेश मुद्रा क्या है, जो सरकार के आदेश पे चलती है उसको आदेश मुद्रा कहते हैं, और जो प्राप्त करता है यानी जिसको मिलने वाला रिसीवर, और जो अदा करता है यानी जो देने वाला है, ठीक है ना। तो इन दोनों के यानी पेयर और रिसीवर, इन दोनों के अगर विश्वास पे चल रही है तो हम क्या बोलेंगे, न्यास मुद्रा। क्लियर है। चलो पूर्णकाय मुद्रा, यानी जो पूरी तरह से मुद्रा हो, तो उसने बोला पूर्णकाय मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य वस्तु के मूल्य के क्या होता है, बराबर होता है। यानी मुद्रा का मूल्य वस्तु का मूल्य दोनों क्या होंगे, समान होंगे, उसे कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। क्लियर है। इससे अभिप्राय
किसी सिक्के या कागजी नोट पर अंकित मूल्य से है। ठीक है, अब समझाता हूँ कैसे। देखो हो क्या रहा है, आपने देखा होगा जैसे मान लो मैं 2000 का नोट निकालता हूँ, क्लियर है। अब उसको ध्यान से देखें ना, 2000 के नोट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अगर उस पर 2000 ना लिखा हो, 2000 ना लिखा हो तो उस कागज की वैल्यू क्या है, शायद 1 रुपया भी ना हो, है ना। अगर कूड़े के भाव से देखता हूँ तो वैसे तो पेपर जो होता है अच्छी खासा पेपर होता है, ठीक है, बट मैं बताऊँ तो खाली खाली पेपर, अगर मान लो मैं इतना एक व्हाइट पेपर आपको काट के दे दूँ 2000 जितना, तो क्या आप उसको 2000 मान लोगे? नहीं निकालो। उस कागज की वैल्यू तभी है जब क्या है उसमें लिखा हुआ है 2000, है ना, और उसमें साथ में लिखा हुआ है कि ये आरबीआई ने ये वो किया हुआ है, गवर्नर के हस्ताक्षर है, समथिंग दिस दैट, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला, जहां पे आपका मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य दोनों समान है, यानी वो कागज जो है कितने का है, वो 2000 रुपये का कागज है ना, तो वैसे मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य समान है, हम ये मानेंगे कि यानी उस वस्तु का मूल्य भी देख लो चाहे मुद्रा का मूल्य देख लो, दोनों क्या चले 2000, वो 2000 लिखने के कारण क्या वो दोनों के दोनों क्या है 2000 हो चुके हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान के चलो आप अगर कोई कॉइन ले लो, क्या ले लो, कोई कॉइन ले लो, ठीक है, तो उस कॉइन को अगर आप पिघला भी लोगे ना तो भी 1 रुपया निकलने वाला है, और वैसे जो उसमें लिखा है 1 रुपया तो वो 1 रुपये का ही है, यानी वस्तु का मूल्य और मुद्रा का मूल्य यहाँ पे क्या होने वाला है, एक जैसा होने वाला। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। पूर्णकाय मुद्रा वो मुद्रा होती है जहां पे मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे मुद्रा का मूल्य बराबर क्या होगा, वस्तु का मूल्य, दोनों के दोनों सेम होंगे, तो वो होता है पूर्णकाय मुद्रा। क्या होती है, पूर्णकाय मुद्रा। जबकि शाख मुद्रा वो होती है, ये वो मुद्रा होती है जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। नहीं, यहाँ पे मुद्रा का मूल्य आपको वस्तु के मूल्य से अधिक होगा। आप बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता कि वस्तु का मूल्य ज्यादा, ऐसा हुआ करता था, आपने देखा होगा ना, पहले 5 रुपए के सिक्के आते थे, कौन से वाले, जो हैवी हैवी से होते थे, भारी भारी नहीं आते थे, कुछ टाइम पहले तो बंद हुए हैं, तो 5 रुपए सिक्के अब क्यों नहीं आते वो, उसका रीजन ये है कि लोगों ने क्या करा था ना, वो 5 रुपए के, वो 2 रुपए के इतने बड़े बड़े सिक्के आते थे पहले, नक्शा वक्शा बना हुआ आता था ना, वो बंद क्यों हो गए, बंद इसलिए हुए क्योंकि ना लोग क्या करते थे ना, उसकी ना स्मगलिंग करते थे, उसको जमा करते थे और उसको बेच करके ना पिघला देते, पिघला करके ब्लेड्स पता नहीं क्या क्या बनाते थे, और वो ब्लेड्स आपको पता है कितनी महंगी महंगी बिकती है, ब्लेड्स बहुत महंगी बिकती है, ठीक है। अब जिलेट के देख लो, जिलेट के ब्लेड कितने महंगे आते हैं, आई थिंक 270 के 2 हैं, कौन से वाले, जो 3-in-1 है, आई थिंक 270 के सिर्फ 2 ब्लेड है शायद उसमें, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उन सिक्कों की स्मगलिंग करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह बेचने लगे, और वहां पे इनको पिघला करके कुछ और बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चला कि जो 5 रुपए का सिक्का है ना, उसको अगर पिघला के बेचो तो वो 7 का बिकता था, और अगर कोई चीज बना के बेचो तो भाई साहब फिर तो कितना मर्जी कमा सकता बंदा हो। तो इन्होंने देखा कि यार वस्तु का मूल्य है ना वो ज्यादा है, जिस धातु से वो बन रही है उसका मूल्य ज्यादा है, और उस पर जो लिखा हुआ नंबर है ना 5 रुपए वो कम है, तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, गवर्नमेंट अब हल्के सिक्के निकाल दिए। लोग तो कहते हैं नकली है, आपने देखो 10 रुपए के सिक्के भी नहीं लेता आजकल लोग, ठीक है ना, ड्रामे करते, 1 रुपए का सिक्का तो लेते ही नहीं, कहता नहीं नहीं लेंगे हम, क्यों, वो इतने हल्के कर दिए ना, उसको कोई पिघला गया भी तो क्या निकलेगा, 1 रुपया भी नहीं बनेगा। गवर्नमेंट तेज निकलेगी, गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम तेज हो तो हम सवा शेर है, मतलब तुम शेर हो तो हम सवा शेर है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी कॉइन निकालेंगे, ऐसा धातु का कॉइन निकालेंगे जो कि लाइट वेट होगा, और तुमसे पिघला लो जो मर्जी कर लो। 5 रुपए लिखे हैं ना, अगर 5 रुपए का कॉइन है तो 5 पिघलाने के 5 रुपए भी नहीं बनेगी उसकी वैल्यू, तो अब लोग ऐसे करते ही नहीं है, तो वो स्मगलिंग क्या है थोड़ा सा रुक गया, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, शाख मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, यानी वो जब तक मुद्रा के रूप में रहेगा तो ज्यादा है, वस्तु का मूल्य उसका क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा है शाख मुद्रा बराबर नोटों तथा सिक्कों पर मुद्रा मूल्य, नोटों तथा सिक्कों का जो मुद्रा मूल्य होगा वो ज्यादा होगा किससे, जो उसका वस्तु मूल्य है, क्लियर है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल नोट वाले का भी ले सकते हो जो मैंने यहाँ लिया था, कि अगर देखा जाए तो वस्तु का मूल्य, उस कागज का मूल्य कितना, मान लो 50 पैसा, 50 पैसा सिर्फ, ठीक है ना, और जब उस पर 2000 लिख दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उस कागज की, 2000 रुपये हो जाती है। 2000 के नोट पे अगर खाली कागज की वैल्यू देखो तो कुछ भी नहीं है, बट इसमें वस्तु का मूल्य कम, मुद्रा का मूल्य ज्यादा। बट पूर्णकाय क्या होते हैं, जहां पे दोनों समान हो, ठीक है। आप चाहे तो वो कागज वाला एग्जाम्पल यहाँ लिख लो, यहाँ मत लिखो उसे, यहाँ पे आप खाली लिख दो कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा कॉइन या कोई भी चीज जिसका वस्तु का मूल्य क्या हो, जितना वस्तु का मूल्य ना उतना इसका क्या है, मुद्रा का मूल्य हो, यानी मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य बराबर, तो पूर्णकाय मुद्रा। अगर मुद्रा का मूल्य ज्यादा है वस्तु के मूल्य से तो शाख मुद्रा, आदेश पे चले सरकार के तो आदेश मुद्रा, और अगर दूसरा क्या बोला मैंने कि अगर प्राप्त करता और अदा करता के विश्वास पे चले तो फिर भाई साहब ये वाली है न्यास मुद्रा, है ना। तो यहाँ तो नोट डाउन कर लो फटाफट से। लास्ट पॉइंट, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे मुद्रा पूर्ति के घटक क्या है, ठीक है ना, तो वैसे मुद्रा पूर्ति के घटक जो हमने मुद्रा पूर्ति के माप पढ़े ना उसी के अंदर से लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर भी लिख दिया मैंने, कई बच्चे बोलते हैं कि भाई आपने लिखवाया नहीं,
तो वही है, जनता के पास करेंसी यानी नोट और सिक्के, साथ में वाणिज्य बैंक हो यानी जो हमारा व्यापारिक बैंक बोलो या कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, तो हमारे कॉमर्शियल बैंक जो हमारे आसपास रहते हैं, क्योंकि आप केंद्रीय बैंक से डायरेक्ट डील नहीं करते हो, आप तो अपने आसपास के करते हो ना बैंकों से डील, जैसे आप येस बैंक चले गए, जो भी आप जाते हो, क्या नाम है, यूनियन बैंक चले गए, ठीक है ना, ये सब सारे क्या कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जनता की मांग जमा है, तो वही वाला पॉइंट आ गया, देखो जनता के पास पैसा, करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा किसका है, डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा अदर डिपॉजिट यानी अन्य जमाएं। अन्य जमाएं कौन सा, अर्थात देश की सरकार और जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उनको छोड़कर, उन दोनों को छोड़ दो, तो जो उसके बाद आरबीआई यानी जो केंद्रीय बैंक है, कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास जो भी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं मतलब इंस्टीट्यूशंस से जो भी मांग जमा है, जो भी उनकी मांग जमा है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो एक बार फटाफट से देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। तो पहला क्या है, जनता के पास करेंसी, नंबर 2 वाणिज्य बैंकों के पास जो हमारी मांग जमा है जनता की, डिमांड डिपॉजिट है वो, और अदर डिपॉजिट, वो कौन सी वाली, सरकार की छोड़नी है पैसे, वाणिज्य बैंकों को छोड़ के, सरकार और वाणिज्य बैंक छोड़ने हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बचा कौन, आरबीआई, क्योंकि तीसरा हमारा आरबीआई वाला था उसमें भी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी अन्य जमाएं होती है, कौन सी जमाएं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मांग जमाएं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मांग जमाएं। क्लियर। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में अगर कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से जल्दी, ठीक है, सॉल्व करने की। डन। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका आने वाला शायद बैंक वाला चैप्टर है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।